बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिराते मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 20 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 29 जमादिया अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की ताज़ा अपडेट्स, पाक भारत बॉर्डर, सऊदी अरब के नए कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन और दीगर अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। ऑपरेशन संदूर को 6 माह से जायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन जंग किसने जीती? इसने जहाज गिराए, जंगबंदी का मुतालबा किसने किया और सफेद परचम किसने लहराए जैसे अहम सवालात भारत में इस वक्त दोबारा सर उठाने लगते हैं जब अमरीकी सदर की तरफ कशीदगी के बारे में बात की जाती है। नई और अहम इत्तलात के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में मई 2025 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह का बड़ा स्टेटमेंट देते हुए चीन के किरदार को भी सामने लाया गया है। अमरीका की कांग्रेस में पेश की जाने वाली इस ताज़ा रिपोर्ट ने आलमी सफारती हलकों में एक बार फिर हलचल मचा दी है। अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में पाक भारत कशीदगी के दौरान 7 मई की मुख्तसर मगर शदीद जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। रिपोर्ट सामने आते ही भारतीय मीडिया में भी बेचैनी देखी गई, जिससे सोशल मीडिया पर तूफान और दुनिया भर में नई बहस का आगाज हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत पर बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करके बरतरी दिखाई। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए भारतीय राफेल तैयारे भी मार गिराए। पाकिस्तान को चीनी इंटेलिजेंस और टारगेटिंग सपोर्ट मिली, जो जंग में अहम सपोर्ट साबित हुई। इस तरह चाइना को इस जंग से अपने हथियारों की आजमाइश और नुमाइश का बेहतरीन मौका मिला। दुनिया ने न सिर्फ चाइना के जंगी दिफाई हथियार देखे, बल्कि पाक चीन बेमिसाल दोस्ती भी देखी। रिपोर्ट का कहना है कि यह कशीदगी मुख्तसर जरूर थी, मगर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिहाज से खत्ते के मंजरनामे को हिलाकर रख गई है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नए अंदाज और नई ताकत से रूनमा हुआ है। कांग्रेस की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारत ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय हुक्काम ने इल्जाम लगाया कि चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की। इस जंग ने भारतीय दिफाई निजाम और राफेल प्रोग्राम पर अहम सवालात खड़े कर दिए, जिसका मनफी असर फ्रांस पर भी हुआ। भारतीय मीडिया इस रिपोर्ट को सियासी एजेंडा करार दे रहा है, मगर सोशल मीडिया पर अवाम हुकूमत से सख्त सवालात पूछ रहे हैं कि 6 माह बाद भी ऑपरेशन संदूर मुअम्मा क्यों है। अगर भारत जंग जीता था और जंग बंदी की दरखास्त भारत ने नहीं की थी, तो भारतीय वजीर आजम अमरीकी बयानिए पर खुलकर सिफारती अंदाज में बात क्यों नहीं करते। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट ने वाशिंगटन में भी खतरे की घंटियां बजा दी हैं, क्योंकि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत जाहिर हो रहा है। भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी पर भी सवालात उठने लगे हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़न तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अमरीकी सिफारती हलकों के मुताबिक ये रिपोर्ट रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक नया अलार्म है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान में जश्न, भारत में सोग। रिपोर्ट सामने आते ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हैशटैग मे 2025 विक्ट्री टॉप ट्रेंड कर रहा है। भारतीय सार्फिन ने हुकूमती दिफाई हिकमत अमली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आलमी तज्जियाकार नई पाक चीन भारत स्ट्रेटेजिक लाइंस पर बात कर रहे हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि रिपोर्ट में मौजूद दावे खित्ते में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल सलाहियत, चीन पाकिस्तान दिफाई ताउन, भारत की दिफाई खामियों पर आलमी तवज्जो दोबारा मरकूज कर रहे हैं। ताहम हतमी हकाइक पर तमाम ममालिक की जानिब से मजीद वजाहत का इंतजार है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन संदूर की वजह से वैसे तो भारत को बहुत से महाजों पर शिकस्त का सामना है। जंग में शिकस्त, सिफारती ताल्लुकात में शिकस्त, भारतीय इकोनॉमी को बचाने में शिकस्त, लेकिन सबसे बड़ा महाज फ्लाइट ऑपरेशन है जो अप्रैल से मुश्किलात का शिकार है। अप्रैल से अब तक भारत को एविएशन इंडस्ट्री 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अभी इस बारे में कोई हतमी इतलात नहीं कि पाक भारत फिजाई हदूद की बंदिश कब खत्म होगी। अमरीकी रिपोर्ट सामने आने के बाद एक रिपोर्ट भारत की तरफ से भी मीडिया पर नशर की गई, जिसमें भारतीय मीडिया तमाम हकाइक को मुख्तलिफ अंदाज से पेश कर रहा है। इनका कहना है कि चीन ने ऑपरेशन संदूर के बाद फ्रांसीसी राफेल लड़ाका तैयारों के खिलाफ गैर हकीकी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई।
रिपोर्ट के मुताबिक इस मुहिम का मकसद राफेल की साख को कमजोर करना और चीन के अपने J-33 तैयारे को आलमी हथियारों की मंडी में फौकियत। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि गिराए जाने वाले जहाजों की गैर हकीकी तस्वीरें और डीबरी तैयार की गईं। चीन ने AI मसनूई जहानत के जरिए तैयार करदा तस्वीरों को इस्तेमाल किया, जिनमें दावा किया गया कि राफेल तैयारे तबाह हुए हैं या उनके मलबे सड़क पर पड़े हैं। पाकिस्तान और चाइना की तरफ से सोशल मीडिया और सफारती लॉबिंग मिलकर की गई। चीन ने अपनी सफारत खाने और दिफाई अताशियों के जरिए ऐसी प्रोपेगेंडा हिकमत अमली अपनाई कि वो ममालिक जिन्होंने राफेल खरीदने पर गौर किया था, उनके अंदर राफेल के तासुर को कम किया जाए। राफेल की शोहरत को गिराने की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मकसद ये था कि राफेल तैयारों की जंगी कारकर्दगी पर शक पैदा किया जाए, ताकि आलमी सतह पर खरीदारों की पसंद चीन की J-35 तैयारे की जानिब माइल हो जाए। इनसाइड मालूमात की फरोख्त। अमरीकी रिपोर्ट ये भी कहती है कि चीन ने इस झूठी मुहिम को ताकत देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर जंगी दावों को इस्तेमाल किया और ये दिखाने की कोशिश की कि राफेल तैयारे मायूस कुन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हथियारों की मार्केट में मुकाबला। चीन ने इस मुहिम को स्ट्रेटेजिक लिहाज से इसलिए चलाया कि वो अपनी दिफाई सनत को मजबूत करना चाहता है, खास तौर पर J-35 तैयारे की बरामदात बढ़ाने के लिए। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन के सफारती इकदामात के नतीजे में इन ममालिक में से बाज ने राफेल खरीदने का मंसूबा मुअख्खर या तर्क कर दिया और चीन के हथियारों की जानिब रुझान बढ़ा। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ऑपरेशन सिंदूर को अपने जदीद हथियारों जैसे G-10 तैयारे और दिफाई निज़ाम की आजमाइश के लिए भी इस्तेमाल किया और ये वाकया उसके दिफाई सनत को बैनुल अक़वामी मंडियों में बेहतर पोजीशन देने की कोशिश की अलामत है। भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने भी इस मुहिम को तस्लीम किया है और इस बात की तस्दीक की है कि चीन की जानिब से जाली पोस्ट्स और डीबरी की तस्वीर मुख्तलिफ ममालिक में फैलाई गई, जबकि चीन ने इन इल्जामात को बेबुनियाद और अफवाहें करार दिया है और अपनी दिफाई बरामदात के बारे में कहा है कि वो जिम्मेदार और शफाफ है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये सिर्फ एक मालूमाती जंग है जो चीन ने हथियारों की बैनुल अक़वामी मार्केट में अपना असर बढ़ाने के लिए शुरू की है, खास तौर पर वो ममालिक जहां राफेल तैयारे की खरीदारी जेर गौर थी। अमरीकी रिपोर्ट एक हाई प्रोफाइल इंकिशाफ है कि जदीद जंग सिर्फ जमीनी महाज पर नहीं बल्कि मालूमात, इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के महाज पर भी होती है। चीन की ये मुबैना मुहिम दिफाई मार्केट में इसकी हिकमत अमली और स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ को जाहिर करती है। अगर ये इंजामात सच साबित हुए तो ये राफेल जैसी मारूफ लड़ाका तैयारे की साख को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतासिर कर सकते हैं और चीन को हथियारों की मार्केट में मजबूत पोजीशन दे सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली में लाल किला के करीब कार धमाके की तहकीकात में नए इंकिशाफात हुए हैं कि मुल्जिम उमर मोहम्मद अलमारूफ उमर नबी ने धमाका करने वाली गाड़ी में रखा बम इसी कार पार्किंग में तैयार किया था। ये पार्किंग तारीखी लाल किला के करीब सुनहरी मस्जिद के पास वाक़ है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक धमाके से पहले उमर की हरकत, इसकी मूवमेंट का जायजा लेते हुए यह सवाल अहम था कि उसने पार्किंग में गुजारे गए 3 घंटों के दौरान क्या किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो शाम 3:19 पर पार्किंग में दाखिल हुआ और 6:28 पर बाहर निकला और तकरीबन 24 मिनट बाद 7 बजे के करीब धमाका हुआ। तहकीकात से यह भी पता चला था कि पार्किंग में मौजूदगी के दौरान उमर अपनी कार से एक बार भी बाहर नहीं निकला। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि यही 3 घंटे वो वक्त था जो उसने कार के अंदर बैठकर बम को हतमी शक्ल देने और उसे तैयार करने में गुजारे। जराए के मुताबिक तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि उमर धमाके वाले दिन सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद से अपने हैंडलर्स यानी ऑपरेटर से राब्ते में था और ये तासुर मिल रहा था है बातचीत का मौजू हदफ का इलाका तय करना था। उमर ने मायूर वेहर और कनाट प्लेस से होते हुए पुरानी दिल्ली का रुख किया। बिलाखिर लाल किला की अलामती अहमियत की वजह से उसके करीब वाली पार्किंग को हदफ के तौर पर मुंतखब किया गया। ताहम उमर और उसके हैंडलर्स ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि इस दिन मंडे था और लाल किला सयाहों के लिए बंद था। नतीजतन पार्किंग काफी खाली थी। इस वजह से पार्किंग में धमाका करने का मंसूबा तर्क कर दिया गया। इसके बाद उमर और उसके हैंडलर्स ने फैसला किया कि धमाका हुजूम से भरी नेताजी सुभाष मार्ग पर किया जाए, जिसके एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ तारीखी बाजार चांदनी चौक वाक़ है। तहकीकात के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ था कि फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम बारूद बरामदगी के सिलसिले में उमर के साथियों डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद वो घबरा गया था। उसे खदशा था
کہ تحقیقاتی ایجنسیاں اس تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کریں گی۔ اسی خوف اور گھبراہٹ میں اس نے اور اس کے ہینڈلرز نے فیصلہ کیا کہ گرفتاری سے پہلے ہی دھماکہ کر دیا جائے۔ اسی فوری منصوبے کے تحت ڈاکٹر عمر ایک بارود سے بھری کار کے ساتھ دارالحکومت دہلی میں داخل ہوا اور اس نے وہ سانحہ برپا کیا جس میں 13 افراد جان سے گئے اور 20 دیگر زخمی ہوئے۔ پنجاب کے ضلع گجرات کے نواحی گاؤں جسوکی اور رحیم یار خان میں امریکہ اور فرانس میں مقیم پاکستانی کاروباری افراد کی جانب سے منعقدہ اجتماعی شادیوں کی تقریبات نے معاشرے میں امید کی نئی کرن روشن کی ہے۔ ان کاروباری افراد نے سال 2025 میں 70 غریب لڑکیوں کی شادیاں کروا کر ایک قابل تحسین مثال قائم کی ہے۔ یہ منفرد اقدام 4 پاکستانی دوستوں چودھری فیصل اعجاز سندھو جو جارجیا، چودھری محمد شاہد سندھو امریکہ، وارث وڑائچ فرانس اور عبدالروف امریکہ میں مقیم ہے، ان کا فاد تھا جو حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ پنجاب کے ضلع گجرات کی مٹی کی وہ محبت ہے جو گھر سے دور بیرون ممالک میں بس جانے کے باعث اب بھی دلوں میں موجود ہے۔ ہم اپنی کوششوں کے ذریعے در حقیقت اپنی مٹی کا قرض اتار رہے ہیں۔ ان کا سفر 4 سال قبل شروع ہوا جب وہ غریب لوگوں کو عمرے کرواتے تھے۔ مہنگائی میں اضافے نے ان کی سوچ بدل دی۔ انہیں احساس ہوا کہ ایسے سینکڑوں والدین ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے ساری زندگی محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ انہوں نے پہلے سال 7 لڑکیوں کی شادیاں کروائیں، دوسرے سال 13، تیسرے سال 30 اور اس سال صرف 1 برس میں 70 اجتماعی شادیاں کروائی ہیں۔ ان میں سے 48 گاؤں جسوکی میں جبکہ 22 رحیم یار خان میں منعقد ہوئیں۔ اگلے سال ان کا ہدف 100 شادیاں کروانا ہے۔ ان چاروں دوستوں نے گجرات میں جسوکی ویلفیئر سوسائٹی قائم کی ہے۔ ہر سال 15 ستمبر تک مستحق خاندان اپنے قوائف جمع کرواتے ہیں۔ گاؤں کے نمبردار اور امام مسجد کی تصدیق کے بعد ٹیم خود گھر گھر جا کر حالات کا جائزہ لیتی ہے اور مدد کرتی ہے۔ ہر دلہن کو مکمل جہیز پیکج دیا جاتا ہے جس میں بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کا فرنیچر، سلائی مشین، واشنگ مشین، پنکھے، برتن، ڈنر سیٹ، غذائیاں اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رخصتی کے وقت نقد سلامی بھی دی جاتی ہے۔ ان چاروں افراد کا کہنا ہے ہم کسی سے چندہ وغیرہ نہیں لیتے، ہمارے کاروبار اچھے ہیں تو ہم اسی میں سے مستحق خاندانوں کے لیے الگ بجٹ بناتے ہیں۔ مقامی لوگ ان چاروں دوستوں کو اپنے بیٹوں کی طرح خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کسی نمود و نمائش کے بغیر صرف مہنگائی کے اس دور میں مستحق خاندانوں کی سفید پوشی قائم رکھنے کے لیے جاری ہے۔ بیرون ملک رہ کر بھی دل کبھی گاؤں سے جدا نہیں ہوتا اور شاید یہی احساس انہیں ہر سال پاکستان کھینچ لاتا ہے۔ یہ کہانی وطن سے محبت اور انسانیت کی خدمت کی انوکھی مثال ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور معاشرے کے امیر طبقے کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد اگر آپ ایسی مستحق فیملیز کو جانتے ہیں جو بیٹیوں کی شادیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں تو آپ انہیں گجرات کے ان دوستوں تک رسائی دے سکتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو ہم سب کو بھی ایسے نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔